हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों इस चैनल पर। और आइए बात करते हैं दोस्तों संविधान के अगले पार्ट की। और दोस्तों इसमें जो प्रश्न दे रहे हैं वो आप ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इनमें से कौन सही है कौन से नहीं सही है, यानी 4 जो ऑप्शन दिया रहता है उसमें ध्यान से पढ़ना होता है संविधान में। और आइए हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री के बारे में सही है। कौन सा कथन सही दोस्तों, ये याद रखना है। तो ए है, संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय होता है। दोस्तों तय अगर होता है, ये बात तो हमें नहीं लग रहा है सही है, क्योंकि सही नहीं है, क्योंकि वो कभी भी हट सकते हैं। 5 साल के लिए होता तो है, लेकिन कब, जब मंत्रिमंडल उनके साथ हो। अगर उनका जो क्या बोलते हैं बहुमत अगर खत्म हो जाता है तो वहाँ पर उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। बी है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये तो बिल्कुल सही है, यानी प्रधानमंत्री नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। सी है, संविधान के अनुच्छेद 75 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। नहीं दोस्तों, ये गलत है, सी गलत है। यहाँ पर ये जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन, ये गलत है। डी दिया है, सभी कथन ठीक है, इसमें केवल बी वाला ऑप्शन सही है। इसका मतलब यहाँ बी ऑप्शन सही है। तो ये हो गया पहला प्रश्न। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। कौन सा संविधान संशोधन कहता है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। हाँ दोस्तों, ये 91वां संविधान संशोधन था जिसमें यह कहा गया था कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। ये 91वां संविधान संशोधन में कहा गया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तीसरा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के बारे में गलत है। मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन गलत, दोस्तों ये याद रखना है। तो ये है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो यहाँ पर 1976 होना चाहिए, 78 दिया है, यानी पहला ही गलत। पढ़ लेते हैं पूरा। 78 द्वारा हमारे वर्तमान संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य शामिल है। दोस्तों ये गलत है। बी है, वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बिल्कुल सही है, 51A के तहत मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। सी है, पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। बिल्कुल सही, ये मौलिक कर्तव्य है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम और कानूनी रूप से 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये भी सही है, यानी इसमें कह रहा है कि कौन सा गलत है, तो इसमें गलत है आंसर ए, यानी आंसर ए गलत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन आपातकाल के बारे में ठीक है। ए, 1976 में राज्य आपातकाल की अवधि 3 माह से 6 माह कर दी गई, ये गलत है। बी, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, इसे अब तक सिर्फ 1991 में लगाया गया था। अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे दिया है कि अभी तक एक बार लगाया गया था, कब, 1991 में, ये गलत है। अब बात करते हैं प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ अनुच्छेद 21 और 20 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, आपातकाल के दौरान 20 और 21 जो है रह जाते हैं, बाकी सब समाप्त हो जाते हैं, यहाँ गलत है। डी है, सिर्फ कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का डी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें देखना कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ए है, बेरूबरी यानी बेरूबारी यूनियन के मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये तो बिल्कुल ठीक है। बी है, अभी तक प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ये गलत है, प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया है जिसमें अखंडता यानी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में 3 मोड जोड़े गए थे। सी, अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार परिवर्तन किया गया है, ये भी सही है। डी है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था जिसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। यानी यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। यदि भारत के राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ए, लोकसभा अध्यक्ष, बी, भारत का महान्यायवादी, सी, राज्यसभा का उपसभापति, या डी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जब कभी देश में
राष्ट्रपति कहीं विदेश चले जाते हैं या उनका देहांत हो जाता है, बाय द वे वो अगर देश में नहीं होते हैं तो उनकी जगह पे उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है। अब सोचिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब देश में कोई राष्ट्रपति तो होना चाहिए, तो उसकी जगह पे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो यहाँ का कार्यभार संभालते हैं एज अ राष्ट्रपति के तौर पर। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। भारतीय संसद के बारे में कौन सा कथन ठीक है? भारतीय संसद के बारे में कौन सा कथन ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला देखिएगा ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 में भारत के संसद की संरचना, शक्तियां और प्रक्रियाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, ये तो गलत है। बी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए संसद होनी चाहिए, ये भी गलत है। संविधान का अनुच्छेद 72 राज्यसभा की संरचना निर्दिष्ट करता है, ये बिल्कुल सही है। 20 से अधिक डी कह रहा 20 से अधिक लोग सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। 8वां प्रश्न क्या है, निम्न से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? ए, संविधान की प्रस्तावना, बी, नीति निर्देशक तत्व, सी, अनुच्छेद 44 या डी, मौलिक कर्तव्य। तो ये जो कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है भारत को, ये कौन कहता है? संविधान की प्रस्तावना, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। 9वां प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए, अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना, तो ये भी ठीक है दोस्तों, ये सही है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना यानी अनुच्छेद 280 के तहत ये कहा गया था, ये बिल्कुल सही है। अब बी है, राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, यह भी सही है। सी है, पंचायतों को कितने कर, शुल्क, टोल और फीस सौंपी जा सकती है का निर्धारण करना, ये भी सही है। और डी दिया है उपयुक्त सभी, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। अब लास्ट प्रश्न बात करते हैं 10वें प्रश्न की। इसमें है, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ध्यान दिएगा, यहाँ पर लिख रहा संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। किस किस चीज़ों पर? नए राज्य के गठन संबंधित विधेयक पर बिल्कुल स्वीकृति आवश्यक है। ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, बिल्कुल जरूरत है। थर्ड है, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने वाला विधेयक, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। चौथा है, धन विधेयक पर, यह भी आवश्यक है, यानी स्वीकृति आवश्यक। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। जब सब दिया है दोस्तों, सारे आंसर सही हो जाएंगे। तो देखिए 2, 3, 4 ये भी सही है, 1, 2, 3 ये भी सही है, और 1, 3, 4 ये भी सही है, यानी डी सभी सही है। दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक, संविधान का दूसरा पार्ट। अब दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।